हेलो बच्चों, मैं अनुराधा कश्यप आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो जो बच्चे 11th क्लास में हैं एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम, उन सब के लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगी अबाउट द लंग्स एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है आपके मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, तो हर चीज को जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज अबाउट द लंग्स। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब हम लंग्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होती है बेसिकली। ये ट्रैकिया आपका बाइफरकेट हो जाता है एंड देन फाइनली ये बाइफरकेशन के बाद आपके पास राइट लंग एंड लेफ्ट लंग के अंदर एंट्री करता है। ठीक है, तो आपके पास ये दो लंग्स इस तरीके से होते हैं। अब इन लंग्स के नीचे आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो आपके यानी कि मैमल्स का एक यूनिक फीचर होता है। तो अगर मैं कहूं आपको कि हमारे पास एक डायाफ्राम है तो वो डायाफ्राम हमारी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। उस डायाफ्राम कुछ ऐसा होता है, डोम शेप का डायाफ्राम होता है आपके पास एंड ये डोम शेप का डायाफ्राम आपकी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। इससे ऊपर की बॉडी को बोलोगे थोरेसिक पार्ट एंड इससे नीचे की बॉडी को बोलोगे आप एब्डोमिनल पार्ट, राइट। तो जो ऊपर की कैविटी बनेगी उसको बोलोगे थोरेसिक कैविटी एंड इससे नीचे की जो कैविटी बनेगी उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो सेम चीज है, दीज आर द पेयर ऑफ लंग्स जो पिंकिश इन कलर होते हैं इनिशियली एंड बाद में थोड़े से ग्रेइश हो जाते हैं एंड दिस इज द स्ट्रक्चर जिसकी मैंने बात की है। दिस इज योर डायाफ्राम। डायाफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसमें रेडियल मसल्स होती हैं एंड जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। डायाफ्राम, अगर मैं आपको जो हमारा लेफ्ट लंग है उसकी बात करते हैं तो लेफ्ट लंग में हमारे पास क्या होता है, एक नोच प्रेजेंट होती है। इस नोच के अंदर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। मैंने बहुत रफली बनाया है। एंड अगर हम बात करें दिस इज आवर लंग्स। लंग्स में क्या है आपके पास, ये जो ट्रैकिया आपका आया है दिस इज योर ट्रैकिया एंड इसके बाद ये ट्रैकिया बाइफरकेट हो गया जिसको हमने कहा ब्रोंकस या ब्रोंकाई, ब्रोंकस। फाइनली ये फिर से बाइफरकेट होगा एंड इसी तरह ये बनाता जाएगा हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंकियोल एंड फाइनली टर्मिनल ब्रोंकियोल। और बाद में ये एक जगह पर ओपन होगा जिसको हम बैग लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसका नाम होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स एंड ये वो साइट होती है जहां पर देर इज अ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, यानी यहीं पर O2 और CO2 का एक्सचेंज होना होता है। तो दिस इज अबाउट योर डायाफ्राम। डायाफ्राम मैंने क्यों इतना जोर देके बताया, क्योंकि जब हम बात करेंगे कि हमारे पास जब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात आती है तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है, उसमें डायाफ्राम एक मेजर रोल प्ले करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बहुत रफ आइडिया आपको दिया अबाउट द लंग्स एंड अबाउट द डायाफ्राम। तो डायाफ्राम से ऊपर की स्ट्रक्चर को बोलोगे थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक चैम्बर एंड उससे नीचे की कैविटी को आप बोलोगे एब्डोमिनल चैम्बर। चलिए, अब बच्चों आपको दो चीज पता होगी। जब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की तो हम दो काम करते हैं। फर्स्ट काम क्या करते हैं, हम इंस्पायर करते हैं। इंस्पायर करने का मतलब क्या है, हम सांस लेते हैं एंड जब हम सेकेंड प्रोसेस करते हैं यानी कि हम सांस को बाहर रिलीज करते हैं, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सपायरेशन। तो हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी आई, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सपायरेशन मतलब रिलीज आउट ऑफ एयर। तो चलिए यहाँ पे हम दोनों की बात करते हैं। एक होती है आपके पास इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब क्या है, इनटेक ऑफ एयर, जिसमें आप एयर को क्या करते हो, इनहेल करते हो या फिर इनटेक करते हो। क्लियर? इसी को हम इनहलेशन भी बोलते हैं। ये है पहली मैकेनिज्म। दूसरी मैकेनिज्म क्या होती है, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब क्या हो गया, रिलीज आउट ऑफ एयर। अब इस एयर में आपको याद रखना है कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं। तो बच्चों, जब आपको एक चीज समझ में आती होगी कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, राइट।
बेसिकली हम एयर को अंदर लेते हैं, लेकिन जो हमारी साइट होती है एल्वेलाई, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वहां से जब डिफ्यूजन होता है तो O2 हमारे पास हमारी ब्लड वेसल्स में चली जाती है, और जो हमारी ब्लड वेसल्स में CO2 होती है वो CO2 हमारी लंग्स के अंदर यानी एल्वेलाई के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की मेनली हमने बात करनी है। तो इंस्पायरेशन जो होता है दैट इज द इनटेक ऑफ एयर, तो इसमें हम O2 की बात करते हैं। O2 को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है, या फिर एक्सचेंज करते हैं। एंड एक्सपायरेशन में हम क्या करते हैं, हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि CO2 हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है, इसलिए हम इसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब आपके माइंड में आया होगा कि कौन कौन से चैम्बर इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है हमारे पास रेस्पिरेशन के टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास बेसिकली 4 से 5 चीजें ऐसी होती हैं जो एक चैम्बर बनाती हैं। तो इस चैम्बर में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, हमारे पास जो चैम्बर बनता है उसको बोलते हो आप थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर। और ये चैम्बर कैसा होता है, एक एयर टाइट चैम्बर होता है ये, दिस इज एन एयर टाइट चैम्बर, क्लियर, एयर टाइट चैम्बर। इस थोरेसिक चैम्बर के अंदर क्या क्या चीजें होती है ये बात समझिएगा। थोरेसिक चैम्बर में बेसिकली हमारे पास 5 चीजें होती हैं, जिसमें से एक चीज का कोई लेना देना नहीं है। चैम्बर का मतलब क्या है, चैम्बर का मतलब है एक ऐसी स्ट्रक्चर जो चारों तरफ से कवर होगी। तो अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करिए। हमारी बॉडी में सबसे पहले दिस इज द स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्लाविकल या कॉलर बोन। अगर कॉलर बोन की मैं बात कर रही हूँ, दिस इज द एंटीरियर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो थोरेसिक चैम्बर की एंटीरियर स्ट्रक्चर क्या हो गई, क्लाविकल। बट ध्यान रखना, क्लाविकल पार्टिसिपेट नहीं करती है आपके पास, जो हमारी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो ये बात याद रखनी है। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज जहां पर हमारी बॉडी में माउथ आता है उस रीजन को हम बोलते हैं वेंट्रल साइड। सो दिस इज माय वेंट्रल साइड एंड इसकी जस्ट पीछे वाली साइड को मैं बोलूंगी डोर्सल साइड। तो कभी जब आप सांस लेते हो आपने फील किया होगा आपकी जो स्टर्नम है, स्टर्नम मतलब जो चेस्ट बोन है, ये ऊपर की तरफ उठ जाती है, और जब आप रिलीज आउट करते हो तो आप थोड़ा रिलीज करते हो, जब रिलैक्स होते हो तो क्या होता है, ये जो आपकी चेस्ट बोन है ये डाउनवर्ड चली जाती है। दोबारा करते हैं, तो ये चीज आपकी ऊपर की तरफ आई, और जब मैंने सांस रिलीज किया तो ये चीज मेरी नीचे की तरफ गई। इसका मतलब मेरे पास वेंट्रली कोई ना कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन में मुझे हेल्प मिल रही है। तो दिस इज नोन एज योर स्टर्नम। स्टर्नम कौन सी पोजीशन पर है, स्टर्नम आपकी चेस्ट बोन होती है, एंड इसको हम बोलते हैं, स्टर्नम जो है आपकी चेस्ट बोन है, एंड ये आपकी वेंट्रल साइड पर होती है, जहां पर क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये वेंट्रल साइड है तो डॉर्सल साइड पर क्या प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास डॉर्सल साइड पर एक स्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। एंड याद रखिएगा वर्टिब्रल कॉलम का कोई खास लेना देना नहीं है रेस्पिरेशन में, बस इतना इसलिए बताया जाता है क्योंकि एक चैम्बर बनाना है आपको, एक एयर टाइट चैम्बर बनाना है, तो उसकी चारों साइड आपकी कवर होनी चाहिए। तो डॉर्सली क्या होगा, डॉर्सली हमारे पास होती है, डॉर्सली होता है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इसका भी कोई रोल नहीं होता। अब एक बात सोचिए, अगर मेरी स्टर्नम ऊपर की तरफ गई तो इसका मतलब मेरी बॉडी में जो थोरेसिक चैम्बर था, जो थोरेसिक कैविटी थी, उसका वॉल्यूम बढ़ गया। पहले वो इतना था, अब जैसे ही मेरी स्टर्नम उठ गई, मतलब सपोज इस तरीके से था, इस तरीके से, दिस इज माय वेंट्रल साइड एंड दिस इज माय डोर्सल साइड, तो मेरे थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम था वो बहुत छोटा था। लेकिन जैसे ही स्टर्नम ऊपर की तरफ बढ़ी तो मेरा थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन ये किस डायरेक्शन में बढ़ा, ये बढ़ा आपका डोर्सो वेंट्रली डायरेक्शन में। इसका मतलब वेंट्रल साइड पे जब स्टर्नम आगे की तरफ गई, जब वेंट्रल साइड पे आगे की तरफ गई, इसका मतलब मेरे पास जो वॉल्यूम है वो किस एक्सिस में बढ़ा है, आपका डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो यहां पर आप लिखोगे कि जो स्टर्नम है या फिर जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये वॉल्यूम किस डायरेक्शन में इंक्रीज करवाती है,
वॉल्यूम किसका, ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड चीज की, जिसमें हम बात कर रहे हैं, हमने दो चैम्बर बना दिए, हमने उसको ऊपर से ऐड कर दिया, मतलब ऊपर से हमने इसको क्लाविकल दे दिया, जिसका कोई काम नहीं था रेस्पिरेशन में। वेंट्रल साइड पे मैंने स्टर्नम की बात कर ली, डॉर्सल साइड पे मैंने वर्टिब्रल कॉलम की बात कर ली। अब आपके दिमाग में आएगा कि पोस्टीरियर साइड पे क्या, एंटीरियर का तो मैम ने बता दिया कि क्लाविकल होता है, व्हाट अबाउट द पोस्टीरियर साइड। तो पोस्टीरियर साइड पे बच्चों ये वही चीज आएगी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लंग्स के नीचे बनाई थी, जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। तो यहाँ पर आपके पास जो आपका थोरेसिक चैम्बर होता है उसके जस्ट नीचे डोम शेप की एक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। अब सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज ये आपका क्या है, दिस इज योर डायाफ्राम। ठीक है, नीचे जो है हम मान रहे हैं कि ये आपके ये जो है दोनों ये साइड में रिब्स है और ये नीचे डायाफ्राम लगा हुआ है। अब आप वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम कितना है इसके अंदर, नीचे थोड़ा है, वॉल्यूम थोड़ा है, अंदर ये रहा वॉल्यूम, जहां पे मैं अपना थंब दिखा रही हूँ, दिस इज द वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम बहुत थोड़ा है, क्यों? क्योंकि जो आपका ये डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम आपका डोम शेप में है। बट सपोज करो ये डायाफ्राम फ्लैट हो गया। अब जैसे ही ये फ्लैट हुआ तो यू कैन नोटिस कि यहाँ पर वॉल्यूम, जो ये सेंटर में वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। लेकिन ये किस एक्सिस पे इंक्रीज हुआ, पहले डोम शेप था आपका डायफ्राम, वॉल्यूम कम था, लेकिन जैसे ही ये फ्लैट हुआ तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। वॉल्यूम इंक्रीज किस एंगल, किस एक्सिस पे हुआ होगा, ये हुआ है आपके पास एंटीरियर साइड ये थी एंड ये पोस्टीरियर साइड थी। तो आपका जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ये एंटीरियो पोस्टीरियर साइड पर एक्सिस पे इंक्रीज हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये पूछा जाता है एंड इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पिक्चर से पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको एक चीज और बोली कि डॉर्सल हो गया। अब जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम की हमने क्या बात की है कि डायाफ्राम क्या होता है, डायाफ्राम आपका पोस्टीरियर डायरेक्शन में होता है या पोस्टीरियर पार्ट बनाता है। और जब डायाफ्राम चेंज होता है, डोम शेप से फ्लैट होता है, तो क्या होगा, बेसिकली डोम शेप से जब ये फ्लैट होगा तो आपका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, ये किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि एंटीरियो और पोस्टीरियर एक्सिस पे इंक्रीज होगा। तो अब ये समझ में आना। अब साइड से क्या चीज कवर करेगी, एंटीरियर कवर कर गया क्लाविकल, पोस्टीरियर कवर कर गया डायाफ्राम, वेंट्रली कवर किया स्टर्नम ने, डोर्सली कवर किया वर्टिब्रल कॉलम ने। तो साइड से कौन कवर करेगा इस चैम्बर को, साइड से कवर करती हैं रिब्स। याद रखिएगा, साइड से जो कवर करती है, लेटरली जो इस चैम्बर को कवर करती है, क्योंकि आपने क्या बनाना है, एयर टाइट चैम्बर बनाना है। तो जो साइड से इसको कवर करती हैं दैट इज रिब्स। रिब्स क्या करेंगी, ये इसको लेटरली क्या करती हैं, लेटरली कवर करती हैं। ठीक है, अब अगर सपोज करो मैं एक रिब्स बना दूं ऐसे, एक रिब्स ये हो गई, इसको हम बाद में देखेंगे फिलहाल के लिए। एक रिब्स सपोज ये हो गई एंड मान लीजिए आपकी सेकेंड रिब्स ये हो गई। ठीक है, तो इन रिब्स के बीच में कुछ मसल्स होती हैं, जो मसल्स अंदर की तरफ होती हैं उनको बोला जाता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो मसल्स बाहर की तरफ होती हैं, जो आउटर सरफेस से अटैच होती हैं कुछ इस तरीके से, उनको बोला जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ECIM, एक्सटर्नल EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और जो अंदर की है उनको क्या बोलोगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। कोस्टल वर्ड आप किसके लिए यूज करते हो, रिब्स के लिए हम मेनली कोस्टल वर्ड यूज करते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आगे स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको पूरा एक एयर टाइट चैम्बर के बारे में जो है सब बता दिया है। अब हम बात कर रहे हैं कि होता कैसे है, मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये प्रोसीड होता है। तो देखो, इसमें पहले हम बात करेंगे इंस्पायरेशन की। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम तब से वॉल्यूम क्यों बता रही है, हमें क्या करना है। तो एक बात याद रखना, आप फिजिक्स में या हर जगह पढ़ के आते हो, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, या फिर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखो,
मुझे सांस लेना है ना, मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ मैं, मुझे सांस लेना है। तो मुझे सांस लेना है अगर, तो मैं चाहूंगी कि मेरे पास बहुत सारा वॉल्यूम है। मेरे पास एक डब्बा है और एक बाल्टी है। अब जो डब्बा है उसके अंदर स्पेस कम है ना। मैं चाहती हूँ कि इस डब्बे को मैं इस बाल्टी से रिप्लेस कर दूं ताकि मेरे पास स्पेस ज्यादा आ जाए या मेरा वॉल्यूम ज्यादा आ जाए। अगर वॉल्यूम ज्यादा आएगा तो मैं ज्यादा एयर ले सकूंगी। इसका मतलब अगर मुझे ज्यादा एयर लेनी है तो मुझे इस डब्बे को रिप्लेस करना होगा विद दिस बाल्टी। इसका मतलब कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, इंस्पायरेशन में कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे वॉल्यूम बढ़ाना पड़े। एंड अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अंदर प्रेशर घट गया, इस बाल्टी के अंदर प्रेशर घट गया। यानी इस जब बाल्टी के अंदर प्रेशर घटा तो बाहर किसी चीज का प्रेशर ज्यादा था, वो चीज जो बाहर ज्यादा थी प्रेशर पे और अंदर कम थी, तो चीज बाहर से अंदर आ जाएगी। समझ में आई बात? यही होता है हमारे लंग्स के साथ। जब हमारे लंग्स में वॉल्यूम कम होता है तो उस कंडीशन में हमारा प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो हम चाहते हैं कि हम सांस लें, और जब हमें सांस लेना है तो हमें वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम प्रेशर को कम कर सकें। जब हमारे पास अंदर लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा तभी तो बाहर जो एयर में जो बाहर एयर का प्रेशर है वो ज्यादा होने की वजह से एयर बाहर से अंदर आ पाएगी। तो मैम कैसे हम वॉल्यूम कैसे बढ़ाएं? तो यही तो मैं तब से समझा रही हूँ आपको कि वॉल्यूम बढ़ाना है हमें। और वॉल्यूम कैसे बढ़ाना है, चलिए बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इंस्पायरेशन की। इंस्पायरेशन मतलब इनहेलेशन ऑफ एयर। सपोज कर लेते हैं कि आपका लंग कुछ इस तरीके का है, ठीक है, दिस इज योर लंग्स। एंड इस लंग्स की जब मैंने बात की तो मैंने जो ये नीचे की तरफ बनाया है, इसको मैं बना देती हूँ एक बार और। जो मैंने ये नीचे की तरफ बनाया है, दिस इज योर डोम शेप, व्हाट, डोम शेप डायाफ्राम। लिख देते हैं दिस इज योर डोम शेप डायाफ्राम, ठीक है। एंड इसके साइड में जो आप देख रहे हो ये लेटरल साइड है, तो लेटरल साइड में क्या होंगी, रिब्स होंगी। एंड स्टर्नम को मैं नहीं दिखा सकती हूँ, वेंट्रल साइड में है, तो सपोज कर लो यहीं कहीं तुम्हारा स्टर्नम भी होगा। तो मान लेते हैं कि स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है एरिया, दिस इज द एरिया जो लंग्स कैविटी हम बोल सकते हैं जिसको, या लंग स्पेस बोल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एयर जो आएगी वो सिर्फ इतने एरिया में आएगी, लेकिन हम चाहते हैं हमारे पास एयर को आना है, तो वॉल्यूम अभी क्या है, कम है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे इंस्पायर करना है तो वॉल्यूम को मुझे ज्यादा करना पड़ेगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इस डोम शेप डायाफ्राम को नीचे की तरफ, यानी कि इसको मैं फ्लैट कर देती हूँ। तो मैंने अपने डोम शेप डायाफ्राम को फ्लैट कर दिया। जो पहले कैसा था, जो पहले कुछ ऐसा था, ठीक है, जो पहले कुछ ऐसा था, अब मैंने उसको क्या कर दिया है, फ्लैट कर दिया है। तो जब मैंने इसको फ्लैट किया तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब ये आपका फ्लैट है, दिस इज योर फ्लैट डायाफ्राम, पहला चेंज। और जब फ्लैट डायाफ्राम होगा तो अभी दिखाती हूँ कौन से एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एंड जो आपके रिब्स एंड स्टर्नम थे उन्होंने भी कहा कि हम आगे की तरफ, यानी हम ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, और जो रिब्स है वो साइड में ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। तो आगे से इंक्रीज हुआ, साइड से इंक्रीज हुआ, एंड नीचे जो ऐसे था वो ऐसे हो गया। इसका मतलब अब जो वॉल्यूम है, पहले जो ऐसा था, जो आपको दिख रहा था, जो हमने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले कुछ ऐसे, नाउ अब ये ऊपर की तरफ उठने के बाद कैसा हो गया है, ये कुछ ऐसा हो गया है। ध्यान से देखते जाना बच्चों। अब जब ये ऊपर की तरफ उठा तो ये इधर आ गया होगा उठ के, है ना, ये इधर आ गया होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये आपकी रिब्स एंड स्टर्नम बाहर की तरफ आई होंगी, तो ये कुछ इस तरीके से हुआ होगा। और जो स्टर्नम जब ऊपर उठी होगी तो उसकी वजह से यहाँ पे भी आपके लंग्स में क्या हुआ होगा, यहाँ पे इस एरिया में भी आपका इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो इस एरिया में भी आपके पास इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो ये इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ। ये इंक्रीमेंट क्यों हुआ, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज हुआ, सॉरी एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज हुआ, क्योंकि डायाफ्राम नीचे की तरफ हो गया था तो ये पोस्टीरियर था। क्लियर? एंड रिब्स एंड स्टर्नम बाहर की तरफ गई है, तो इन्होंने कौन से एक्सिस में, रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड, अपवर्ड। तो इसकी वजह से क्या हुआ है,
आपका एक्सिस कौन से एक्सिस में इंक्रीज हुआ है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज हुआ है। तो इसकी वजह से वॉल्यूम ओवरऑल बहुत बढ़ गया और बाहर जो था एयर का प्रेशर, अब एयर का प्रेशर जो था वो एयर का प्रेशर जो था वो इंक्रीज था, अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम की इंक्रीज, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज हुआ वैसे ही क्या हुआ, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे इंक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से आपका वॉल्यूम ओवरऑल इंक्रीज हुआ एंड वॉल्यूम ओवरऑल इंक्रीज होते ही प्रेशर ओवरऑल डिक्रीज हो गया और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ, बाहर तो प्रेशर एयर का ज्यादा था तो ये